हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो। आई होप आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो सारे देख लिए होंगे और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है ऑन प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट वीडियोस। इसके बाद हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आपको लास्ट तक बने रहना है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करते जाना है और सभी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हमारे साथ सोल्व करते जाना है। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। A binomial experiment having probability of success P and that of failure Q which does not change with trials। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है जिसके टू ही पॉसिबिलिटीज हो, ठीक है, या तो उसके होने की या फिर ना होने की। जैसे हम बात करें कि अगर हमने 5 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर उसको हम एक इवेंट मान लिया जाए हेड आने की, है ना, तो उसके अलावा जो आएगा टेल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फेलियर हो जाएगा और हेड क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम P बोलेंगे और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी को मींस टेल होने की। तो हमारे पास अगर सक्सेस हेड आना था तो उसके अलावा जो बचा फेलियर वो टेल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सक्सेस टेल आने को असाइन कर दे तो फेलियर क्या हो जाएगा, हेड आना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो ही तरह के पॉसिबिलिटीज है, या तो सक्सेस हो रहा होगा या फेलियर हो रहा होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Then the probability of getting exactly R successes in n trials of an experiment is। तो यहां पर है probability of x equals to R NCR इंटू P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है और हर एक जो इसके अंदर दिया हुआ है n R, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी बोला कि 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो जो 5 टाइम हुआ 5 बार हमने किया, ठीक है, तो वो क्या हो गए हमारे 5 ट्रायल्स। तो एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, है ना, तो वो हो गए ट्रायल्स। इसी को बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने भी बार भी हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को, और जो एक बार में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सक्सेस है और फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो कितना होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विच इज अ फेलियर, अगर हम सक्सेस हेड को असाइन करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। और एग्जैक्टली आर सक्सेस का मीनिंग क्या हुआ, हमने बोला कि भाई 5 टाइम्स तो टॉस किया है लेकिन उसमें से 3 टाइम्स एग्जैक्टली हेड आना चाहिए। ठीक है, तो उस 3 टाइम को हम असाइन करेंगे आर के साथ। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो देखने ही वाले हैं कैसे होगा। अब बात करते हैं हम, ये जो हमने नोट में लिखा हुआ है कि P + Q = 1 कैसे होगा। तो हमने बताया कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो कोई भी इवेंट अगर E है उसके नहीं होने को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E बार से, वो हो जाएगा उसका फेलियर। तो अगर हम बात करें, हमने एक फॉर्मूला देखा था, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इक्वल्स टू कितना होता है, 1। सबसे पहले ही हमने लेक्चर में देखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E को हम क्या असाइन कर रहे हैं, सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार को हम क्या असाइन कर रहे हैं, फेलियर, इक्वल्स टू 1। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें P गिवन होता है तो हम Q कैसे निकाल लेंगे, 1 - P, और अगर P निकालना होगा तो 1 - Q कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब आइडियाज हम ध्यान में रखेंगे और इस पे हम दोबारा आते रहेंगे ताकि सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। यहां पर बोला गया अ डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5
एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर जो जो दिया हुआ है उसको डिकोड करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बोला गया है कि डाइस को हम 4 टाइम्स रोल करते हैं। ठीक है, मीन्स 4 टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, मीन्स उस ट्रायल को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पर बोला था बर्नौली ट्रायल्स, तो कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे? n=4। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा गया कि गेटिंग 5, तो 5 हमें चाहिए। तो एक ट्रायल की अगर हम बात करें, जब हमने एक टाइम पे डाइस को थ्रो किया तो क्या होगा? 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसी को हम सक्सेस मानेंगे ना, जिसको भी पूछा गया है। तो सक्सेस हमारे लिए क्या हो गई? गेटिंग 5, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ठीक है, हमें पता है 1 to 6 आते हैं नंबर्स डाइस पे, 1 2 3 4 5 6, तो एग्जैक्टली 5 है ना चाहिए हमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। और फेलियर क्या होगा? जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स सक्सेस ना हो, मीन्स 5 ना अपीयर हो, तो वो हमारे लिए फेलियर है। और कितने तरीके से हो सकता है ऐसा? 1 2 3 4 6, अगर ये नंबर्स अपीयर हो जाए 5 के अलावा तो वो हमारा फेलियर हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं q = 1/1 - p, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 5/6। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या बोला गया है, और हमारे फॉर्मूले में क्या यूज होता है? p q n देख लिया, r, तो एग्जैक्टली r सक्सेसेस। ठीक है, कि r टाइम हमारा अपीयर होना चाहिए 5, यहां पर क्या बोला गया है? 3 टाइम्स अपीयर होना चाहिए 5। ठीक है, तो वो कैसे कैसे आगे पीछे हो रहा है 5 कोई बात नहीं, लेकिन 3 टाइम एग्जैक्टली अपीयर होना चाहिए, तो r क्या हो गया हमारे यहाँ पे? 3। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। एक तो कन्वेंशनल वे से, जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो सीखी थी उसको यूज करके, और एक जो फॉर्मूला बना है ना, इस फॉर्मूले को ही वहां से बनाएंगे और फिर उससे हमेशा सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमारे पास 4 टाइम्स डाइस रोल किया गया था। ठीक है, ये हो गए 4 टाइम्स। तो यह आपको याद होगा जब हम परम्यूटेशंस करते थे, नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करते थे, अब हमें चाहिए एग्जैक्टली 3 सक्सेस, तो सक्सेस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फेलियर भी होगा, 4 टाइम्स रोल किया है, अगर एग्जैक्टली 3 टाइम्स हमें सक्सेस चाहिए तो एक फेलियर के लिए बचा है पोजीशन। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्हीं पोजीशन पे पहले फेलियर आ जाए फिर सक्सेस आ जाए, फेलियर यहां पर आ जाए फिर सक्सेस आ जाए। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले टाइम में मान लो 5 आ गया, दूसरे टाइम में 5 आ गया, तीसरे टाइम में भी 5 आ गया, और लास्ट में 5 के अलावा कुछ नंबर आ गया, तो ये वो वाला कन्फिग्रेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले कुछ और आ जाए, बाद में 5 5 5 आ जाए। ठीक है, तो हम वही केसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 टाइम्स 5 आ रहा हो। तो यहां पर इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हमें पता है कि भाई 4 प्लेसेस हैं। ठीक है, उसमें से हमें 3 प्लेस को चूज करना है सक्सेस के लिए। ठीक है, कितने प्लेसेस को? 3 प्लेसेस को। तो 4 C3, बाकी जो बचा फेलियर के लिए बचा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम एक तरीके से और से देख सकते हैं, अगर यहां से हम लिखे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4/3 फैक्टोरियल 1। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया हमने, यहां पर कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से ये सब समझाया है डिटेल में, क्या मीनिंग है इसका, हमने 4 से 3 लिखा है। लेकिन आप यहां से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई 4 प्लेसेस थे, है ना, तो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना था, तो 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। अब इसमें 3 आइडेंटिकल है। ठीक है, तीनों के तीनों सक्सेस आइडेंटिकल है, 5 5 5 अपीयर हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, और ये f एक ही बार है तो फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर देंगे। सेम ही बात है दोनों। अब ध्यान से देखो कि जो सक्सेस है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमें पता है, 1/6। इस वाली सक्सेस है ना, इसको भी आना है और इसको भी आना है, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी चारों होने चाहिए, तो एंड के साथ है मल्टीप्लाई करेंगे, और फेलियर के लिए क्या करेंगे 5/6। तो इसको हम अलग लिख देते हैं और इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसी को ध्यान से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? इसको लिख सकते हैं 4C3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 1। अगर आप इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है, NCR p की पावर r, p कितना है 1/6, p की पावर r, जितनी बार हमें चाहिए सक्सेस, और q की पावर n - r।
ठीक है। तो टोटल n ट्रायल्स है, तो r टाइम सक्सेस चाहिए, तो फेलियर कितने टाइम बचेगा, n माइनस r टाइम। तो यहां पर हमने वही लिखा हुआ है कि n माइनस r, तो 4 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 1, ठीक है। और यहां पर फॉर्मूला भी हम लिखकर सोल्व कर देते हैं। तो क्या है फॉर्मूले में, r इक्वल्स टू 3 है ना, एग्जैक्टली 3 सक्सेस चाहिए हमें। तो यहां पर आ जाएगा 4c3, p कितना है 1/6 की पावर 3, और फेलियर है 5/6 की पावर 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो इसको हम हमेशा यूज करते जाएंगे। समझ में आया किस तरीके से है ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो बेसिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और मैंने पहले ही बताया था वहां पर भी और प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करते हुए भी कि उसके कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेसिक कंसेप्ट से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। जो भी हम सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे तो या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहा हो कंसेप्ट या फिर स्टैटिस्टिक्स से आ रहा हो, ठीक है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। 4c3, तो 4c3 को हम लिख सकते हैं 4c1। कैसे, अगर नहीं याद है तो याद दिला देता हूं, NCR इक्वल होता है NC n माइनस r, ठीक है। तो 4c3 हो जाएगा 4c4 माइनस 3 विच विल बी 4c1, और 4c1 का वैल्यू कितना होता है, एग्जैक्टली 4, ठीक है। और ये कितना है 1/6 की पावर 3, और ये 5/6 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4 नीचे और ऊपर बनेगा हमारा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20/6 की पावर 4, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आया, गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस, और सक्सेस क्या था, गेटिंग 5 ऑन डाइस, ठीक है। चलिए बच्चों बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पे एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल एग्जांपल है जो कि जेईई मेन 2007 में आ चुका है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ के कंसेप्ट से। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, ठीक है। तो एक बार थ्रो किया, 2 बार थ्रो किया, 3 बार थ्रो किया, लेकिन यहां पर थ्रो क्या किया, पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस एक साथ थ्रो किए हैं। तो पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस, ठीक है। तो n, r और p और q इन सब की वैल्यूज हम यहां से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो कितनी बार फेंका गया है, थ्रो किया गया है 3 टाइम्स, तो n तो हो गया 3 टाइम्स मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स। और पूछा क्या गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, गेटिंग एग्जैक्टली 9, ठीक है। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखो। अब हमारे पास 2 डाइस है, ठीक है। तो दोनों डाइस पे जो नंबर अपीयर हो रहे होंगे उनका समेशन 9 आना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो कोई भी नंबर 7 से बड़ा हो, जब हम 2 डाइस से डील करते हैं तो क्या ऐड करके वो 13 बन जाए, ठीक है। तो 9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो वो 13 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 केसेस ऐसे बनेंगे जिनका सम 9 आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा तो याद दिला देता हूं कौन कौन से केसेस बनेंगे। 3,6,3 और 5,4, 4,5 और 3,6। तो आप फर्स्ट लेक्चर अगर जाके देखोगे तो हमने बताया था बहुत अच्छे से डिटेल में कि, है ना, 4 केसेस ऐसे बनेंगे जिनका समेशन 9 आएगा, है ना। अगर आपको एग्जाम में पता है, जो मैंने अभी बताया कि ऐसे नंबर्स है ना 7 से अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसमें आप क्या ऐड करें कि वो 13 आ जाए, तो उतने ही केसेस आपके बनेंगे। तो ये लिखने में आपका टाइम नहीं जाएगा एग्जाम में। तो फर्स्ट लेक्चर का वो पार्ट जरूर देख लो जहां पर फेयर डाइस है ना और पेयर ऑफ फेयर डाइस की बात हो रही है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना, 9 सम पाना हमारे लिए सक्सेस है। दैट मीन्स P हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना, 4, और टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं जब हम पेयर ऑफ फेयर डाइस थ्रो करते हैं 36, तो ये आ जाएगा आपका 1/9, और Q कितना आ जाएगा 1 माइनस P, ठीक है। या इसके अलावा जो भी है एलिमेंट्स वो आ जाएगा फेलियर के अंदर, तो वो आ जाएगा वैल्यू आपका 8/9, ठीक है। और R कितना है, बोला गया है कि एग्जैक्टली 9 चाहिए, कितनी बार, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है क्वेश्चन में। बस अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2 लगाना है, जिसमें आ जाएगा n कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3c2, P की पावर, P कितना है 1/9, पावर कितनी आएगी, जितनी बार सक्सेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो 2 इंटू यहां पर कितना आएगा Q की पावर मीन्स 8/9 की पावर 1, ठीक है।
यहां पर गलती से भी वैसा मत लगाना है जो बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में हमने सीखा था कि एनसीआर और यहां पर लगाया था कि एनसीआर और पहला जो टर्म होता था उसमें n-r और सेकंड टर्म पे r, ठीक है। यहां पर क्या लगाना है, यहां पर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो उस पे जितनी बार पूछा गया है r = 2 टाइम्स पूछा गया है तो उतने ही पावर आएंगे, क्योंकि हमने देखा यहां पर जब हमने प्रोबेबिलिटी के लिए बताया था किस तरीके से बनता है, तो जितनी सक्सेस है उतने को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं और जितने फेलियर है उतनी बार ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहां पर लगाना है। तो यहां से सोल्व करके कितना आ जाएगा, 3c2 को हम लिख सकते हैं 3c1 विच विल बी 3 न्यूमरेटर में, और यहां पर कितना आ जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर कुछ नहीं तो यहां पर आ जाएगा 8 और नीचे कितना आएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9 और यहां पर भी 9 है एक, तो ये भी 9, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 8 अपॉन ये कितना है 81 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 और 3 8 जा 24, तो 8/3 है ना 243, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो जेईई मेन 2009 में पूछा गया है। इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन bn, p = 1/4। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि b के अंदर लिख दिया हमने n, p, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर आगे क्या बोला गया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10 देन n इज ग्रेटर देन। तो यहां पर हमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो तो n है और p कितना गिवन है 1/4, तो q कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 - p विच मीन्स 3/4। क्लियर है इतनी बात। और जो दिया हुआ है ना इफ द प्रोबेबिलिटी, ये वाला पोर्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे, बोला गया है एटलीस्ट 1 सक्सेस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस मीन्स 1 और 1 से ज्यादा, ठीक है। तो भाई 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, वही प्रोबेबिलिटी गिवन है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये पोर्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू है 9/10। ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। यहां से हमें n की वैल्यू बतानी है कि n किससे बड़ा होगा, किससे ग्रेटर होगा, और यहां पर ऑप्शन है आपके पास, तो ध्यान से देखना कि यहां पर log के अंदर है सब कुछ, ठीक है, और बेस 10 में है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है, उसी वे में हम फिर सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, 1 या 1 से ज्यादा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे कि भाई टोटल में से अगर हम वो वाला केस माइनस कर दे जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, r = 0 वाला केस इसमें है ही नहीं, ठीक है, या तो 1 है या 1 से ज्यादा है। तो 1 में से वो वाला केस माइनस कर दे तो सेम ही बात रहेगी, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको इधर ले आओ और उसको उधर, तो ये हो जाएगा 1 - 9/10, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r = 0, तो हमारे पास n कितना है वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना, उसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा nc0, है ना, r = 0 है, ncr होता है। तो p की पावर r, तो p कितना है 1/4 की पावर r मीन्स 0, और q की पावर, q कितना है 3/4 की पावर कितनी होती है, अगर 0 सक्सेस है मीन्स सारे के सारे फेलियर है, तो n - 0 मीन्स n बचेगी यहां पर। तो ये आ जाएगा आपका 1/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू nc0 कितना है 1, 1/4 की पावर 0 भी 1, तो ये बनेगा आपका 3/4 की पावर n। क्लियर है इतनी बात। अब आप देख पा रहे हो कि n की वैल्यू चाहिए ना, n ही यहाँ पे वेरिएबल है, बट यहाँ पर log के अंदर है ना, तो दोनों तरफ log ले लेंगे हम बेस 10 पे, क्योंकि बेस 10 ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1, ठीक है, और बेस कितना है 10, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा log 3/4 की पावर n,
ऑलराइट, तो यहां पर हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। जो यहां पर -1 पावर में है उसको बाहर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाता है पावर, आपने सीखा होगा लॉग में बहुत अच्छे से। तो -1 log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, log 10 बेस 10, जब दोनों के दोनों सेम ही हो। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n भी बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा। अच्छा, हमने यहाँ पर बेस 10 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी बेस 10 होगा, तो ये बन जाएगा log 3/4 बेस 10। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि हाँ कुछ कुछ आंसर आ रहा है। तो यहां से ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये बचा हमारा -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अंदर इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे, तो आपको पता ही है जब log a/b लिखा हुआ हो और जो भी बेस है वो सेम रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। तो हम इस पोर्शन को इधर ले आएंगे और इस पोर्शन को उधर ले जाएंगे। ठीक है, और साइन बीच में सेम ही रखेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा n। अब देखो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 4 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इस पोर्शन को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, हमें n का वैल्यू बताना है, तो ये बन जाएगा आपका n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन log 4 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने तो किसी नंबर से डिवाइड किया है, ठीक है, और ये तो इनइक्वालिटी है, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, जो भी वैल्यू होगी log 4 बेस 10 की, है ना, और जो वैल्यू होगी log 3 बेस 10 की, तो ये वाली ज्यादा बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव से हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर से इस तरीके से डिवाइड कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है कि भाई इस क्वांटिटी से वो बड़ी है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो उसकी लार्जेस्ट, है ना, यही पूछा गया है कि किससे ग्रेटर देन है, तो यही हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किस ऑप्शन में दिया हुआ है log 4 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10, तो न्यूमरेटर में 1 है, तो ये वाले ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो ये बचा ये वाला, लेकिन यहाँ पर प्लस है बीच में, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चों अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैसे होता है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमने लिया हुआ है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। लेट x denote the random variable of number of queens obtained, then draw a probability distribution table। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो है x, विच इज अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि उसकी कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, यहां पर हमें बोला गया कि 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 4 क्वींस होती है। ठीक है, तो 4 क्वींस में से हमें बोला गया है कि जो x है वो रैंडम वेरिएबल है ऑफ गेटिंग क्वींस। तो जो क्वींस हैं वो क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखना, वो 0 भी हो सकती हैं कि हमने तीनों बार जो कार्ड ड्रॉ किया उसमें से एक बार भी क्वीन नहीं आई। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार क्वीन आ गई, है ना, हमने देखा था ना एग्जैक्टली आर सक्सेसेस मीन्स 0 सक्सेस मीन्स 0 क्वीन, एक बार सक्सेस मिली मीन्स एक बार क्वीन आई है, या फिर हो सकता है कि 2 टाइम्स क्वीन आ जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि तीनों बार क्वींस आ जाए, है ना, लॉटरी लग गई। तो यहां पर 3 कार्ड्स उसने ड्रॉ किए, है ना, विद रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई कार्ड निकाला, देखा और उसी में रख दिया। तो जब हम सेकंड टाइम कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो जो हमारा सैंपल स्पेस है वो एकदम इंटैक्ट रहता है। ठीक है, अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो जब हमने कार्ड निकाला देखा तो वहां पर सिर्फ 51 कार्ड्स बचेंगे, और जो कि हम बर्नौली थ्योरम जो इसमें लगाते हैं और जो हमने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी सीखा था, जो जिसके थ्रू हम सोल्व करेंगे, वो हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो डिफरेंट हो जाएगी हर बार। लेकिन हमें क्या रखना है कि हर एक ट्रायल में हमें प्रोबेबिलिटी सेम रखना है, तो विद रिप्लेसमेंट होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो x = 0 1 2 3 हो गया है।
अब क्या क्या करना है हमें करना है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सिंपल है कि इस तरीके से हमारे पास एक x है और उस x के करस्पॉन्डिंग हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। हमने 3 टाइम्स कार्ड को ड्रॉ किया है तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स क्वींस अपीयर हो सकती है। तो ध्यान से देखो, जब हमारे पास 0 क्वीन अपीयर होगी मींस हर टाइम फेलियर मिल रहा है, सक्सेस एक भी बार नहीं मिली, दैट मींस हम क्या असाइन कर देंगे, r इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी NCR, n कितना है, 3 कार्ड्स ड्रॉ किए, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं n इक्वल्स टू कितना है 3, r तो हर बार वेरी करेगा और जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो कितना होगा, हमें क्वीन चाहिए तो 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हमें पता है क्वीन होती है, तो क्वीन की मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी 4/52 विच विल बी 1/13। तो Q कितना हो जाएगा 12/13, है ना। 1 माइनस P इज Q और P की प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/13। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3C0, P क्या है 1/13 की पावर 0 और Q कितना बचेगा 12/13 की पावर कितनी 3-0। सारे के सारे फेलियर ही हो रहा है, ठीक है। एक बार भी क्वीन आई नहीं, बड़े दुख की बात है। अब एक बार क्वीन आ गई तो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, 3C1 1/13 की पावर 1 और 12/13 की पावर कितनी 2 टाइम्स फेलियर 1 टाइम सक्सेस। अब अगर 2 टाइम्स अपीयर हो रही है क्वीन तो 3C2 1/13 की पावर 2 एंड 12/13 की पावर 1 और तीनों टाइम आ गई क्वीन तो बहुत ही बढ़िया है। 1/13 की पावर कितना हो जाएगा 3 होगा, 1/13 की पावर 3 और फेलियर कितनी बार हो गया है 0 बार, ठीक है। तो यहां पर हमेशा सक्सेस ही मिल रही है, फेलियर एक भी नहीं हो रहा है, तो तीनों की तीनों क्वीन आ रही है। तो ये हमारा हो गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल x और x क्या था नंबर ऑफ क्वींस ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाता है कि ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा देखेंगे आगे क्वेश्चन भी। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने की बात है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये एग्जांपल है ना, सिर्फ हमें ड्रॉ करना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हमने कर दिया है x के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जो ये सारे के सारे वैल्यूज है ना, फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका वैल्यू आएगा हमेशा 1, ठीक है। तो जितने भी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा है ना रिलेटेड टू x की वैल्यूज, उनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहां से देखते हैं कैसे 1 आएगा। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज लिखी हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3CR P की पावर R एंड Q की पावर 3 - R लिख सकते हैं कि नहीं। और R इक्वल्स टू 0 से 3 तक वेरी करेगा, ठीक है, वही वेरी कर रहा है। तो ध्यान से पुट करके देखो इसमें, ठीक है, सारे के सारे यही वैल्यूज आएंगी और सिग्मा है तो समेशन के साथ आएगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा क्या हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है P + Q की पावर 3 का एक्सपेंशन, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में सीखते हैं ये, हमने बताया था कि वहां के बहुत सारे आज बेसिक चीजें यहाँ पर यूज होने वाली है, तो अगर नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख लो, वही लिखा हुआ है ना, जो भी इसके टर्म्स आएंगे इसको एक्सपेंड करके ही आएगा, ठीक है। और यहां से हमें यह भी पता है कि जो P + Q है वो कितना होता है 1 होता है। ये तो हमने पहली ही स्लाइड पे देखा था जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे थे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर P + Q इक्वल्स टू 1 की पावर 3, 4 जितना भी आएगा, जितने भी है ना x की वैल्यूज होंगी तो 1 ही आएगा। और टोटल जो समेशन आया, मैंने बोला था सभी को ऐड करके 1 आता है, तो वो हमने दिखा भी दिया यूजिंग बायनोमियल थ्योरम कंसेप्ट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी रैंडम वेरिएबल हो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका समेशन आएगा हमेशा 1,
ठीक है, चलिए एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं जो जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, तो यहां पर x ग्रेटर देन 2 बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 मीन्स हम कंसिडर करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल है वो 3 4 5 तक ही जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही होगा। ठीक है, 4 की बजाय जरूरी नहीं है कि 4 ही होगा, 5 भी हो सकता था, फिर 6 भी, तो जितना भी है बट वो 2 से बड़ा ही है। ठीक है, वो सारे वैल्यूज हम x के कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो px, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, वो कितना आ रहा है, 3 पे कितना है k। ठीक है, तो ये आ जाएगा k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, तो ये है 2k प्लस लास्ट में कितना है 5k स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 5k स्क्वायर प्लस 3k। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि k की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है और जो आंसर है वो तो हमारे है ना न्यूमेरिकल नंबर है। ठीक है, k के फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और लास्ट टाइम मैंने इतना ज्यादा एम्फेसिस किया था लास्ट स्लाइड पे, अगर आप देखो कि इन सभी का समेशन कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, बार बार मैंने बताया था, यहां से भी बताया था, तो इसीलिए जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 5, तो उनका समेशन कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं k स्क्वायर, और ये कितना है 5k स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा 6k स्क्वायर, यहाँ पर 2k 1k और 2k, तो ये हो जाएगा 5k इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं pi इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, 1 को हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 6k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो -1 इंटू 6 तो -6, तो फैक्टर्स हो जाएंगे 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6k कॉमन, तो अंदर से बचेगा k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1, तो k प्लस 1 फिर से कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा अंदर 6k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k इक्वल टू आ जाएगा -1 और यहां से आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहां पर जो वैल्यूज है ना, k इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, लेकिन हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो किसी रैंडम वेरिएबल क्या को करस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी तो आ रही है, तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगी, ये 0 से 1 के बीच में ही होगा, है ना, सारे के सारे वैल्यूज। तो यहां पर जो 1/6 है ये एक्सेप्टेबल होगी और -1 हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/6 यहां पर पुट कर दो, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/6। ठीक है, और आंसर आप देख सकते हो 36 और 6 वगैरह में है नीचे, तो यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना रहेगा 36, ये कितना है 5/36 है ना, तो ऊपर बचेगा 5 और यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 6, 3 जा 18, तो ये आ जाएगा आपका 23/36। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सारा का सारा समेशन कर सकते हैं, वहां से k का वैल्यू आएगा और जो भी वैल्यूज पूछी गई है उसमें पुट करके इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने सबसे पहले किया था बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हल्का सा एप्लीकेशन देखा था। फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने x के करस्पॉन्डिंग px कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने बायनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखा। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन पार्ट, जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें इन तीनों को यूज करते हुए एक अलग ही टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी टॉपिक, बट बहुत ही इजी है। हमें पता है कि जो मीन है, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी डाटा गिवन है उसको हम समेशन करेंगे, सम करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप पहले से भी करते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी किया होगा। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है,
ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी जैसे ऑब्जर्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं FI इंटू XI करते हैं और डिवाइड बाय सिग्मा FI। ठीक है, सारे की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम वही हो जाएगी हमारी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का समेशन जो डिनोमिनेटर में आता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने देखा था, है ना, हम क्या करते हैं XI FI करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो XI है स्पेशली यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है ना। 4 मार्क्स सपोज किसी के आए हैं तो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 मार्क्स किसी के आए हैं 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है। और जो हमने अभी देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, कैसे देखा था कि वहां पर x था और प्रोबेबिलिटी ऑफ x था। ठीक है, तो x हमारा 0 था, 1 था, 2 था और 3 था। तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आया था उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हमें इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीन निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिमिलर सा केस बन रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? मीन निकालने के लिए x बार इक्वल टू सिग्मा पी आई, है ना, XI अपॉन सिग्मा PI होना चाहिए। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर रहे हैं और जो XI है वो रैंडम वेरिएबल जो x की वैल्यूज है उससे। ठीक है, तो सिग्मा PI XI, है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन सिग्मा PI जो भी हमारा, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो। लेकिन हमने अभी देखा कि जो सिग्मा PI है ना, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी हमने उसको यूज किया था यहां पर। ठीक है, तो सिग्मा PI इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। हमने कई बार बताया, यही हमने बताया था कि बायनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट है यहाँ पर। तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम अच्छे से? इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x बार इक्वल टू सिग्मा PI XI। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो मीन अगर निकालना है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का तो क्या करो? सिंपली जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, और उनको ऐड कर दो तो वही हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, और एक और टर्म हम यहां पर यूज करते हैं जनरली प्रोबेबिलिटी में, विच इज एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट मीन ओनली। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमने क्वीन का एग्जांपल लिया था, जब हमारे पास 3 टाइम्स हमने, है ना, कार्ड को निकाला था, तो वहां पर हमने देखा था कि 0 टाइम भी आ सकता है, 1 टाइम भी, 2 टाइम भी, 3 टाइम भी। तो हम बात करते हैं कि अच्छा ऑन एवरेज कितना एक्सपेक्टेशन है क्वीन का अपीयर होने का जब हम 3 कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल था और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन भी क्या है? मीन ही है। ठीक है, और कैसे करेंगे? सिग्मा, इसको सिंपली लिखते हैं E और E ऑफ x। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो क्या आ जाएगा? x की मल्टीप्लाई विद EX। ठीक है, तो x जितना भी होगा, जितनी वैल्यूज होंगी उसकी, उतनी बार ही हम समेशन करते जाएंगे। इस पे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मीन में इतना ही। अब सेकंड हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने सीखा था स्टैटिस्टिक्स में कि भाई आपके पास जो भी डाटा है वो कितना वेरी कर रहा है, उसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कितना उसमें स्प्रेड है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। और कैसे करते हैं? जो भी हमारा मीन आया, ठीक है, मीन वैल्यू से वो डाटा कितना स्कैटर हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? हर एक डाटा में से उस मीन की वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, और वो माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। ठीक है, मीन बड़ा है उस डाटा से या फिर छोटा है, उसके बेसिस पे कुछ माइनस कुछ प्लस। तो हमने बताया था कि अगर नॉर्मली हम उनको माइनस प्लस को ऐड कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा, मीन ऑफ डेविएशन। बट हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सारे का कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर हमने बोला था कि उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो एक एवरेज टाइप का वैल्यू आ गया। अब हमने स्क्वायर भी किया था तो हम उसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और यही जो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यही क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो तो क्या करेंगे? सिंपली
हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लेकिन हमने एक चीज और बताई थी कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली आई है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था और उसमें बताया था बहुत ही इजी तरीके से कि हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन रूट के अंदर स्क्वायर का मीन। आपको अगर याद है वो हमने सॉन्ग की तरह याद कराया था, स्क्वायर का मीन, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर है, जो भी हमारे पास वैल्यूज है, जो भी हमारे पास डाटा गिवन है ऑब्जर्वेशन, उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसका मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, ऐसे बार लगा दिया मैंने, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये मीन है और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको सॉन्ग याद रखना है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। और स्क्वायर का मीन कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, है ना, उनको ऐड करो और n से डिवाइड करो, तो ये हो गया स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। वो तो इजी है ना, हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा कैसे हम मीन निकालते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि स्क्वायर का मीन कैसे आएगा, तो वो आएगा भाई fi से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस xi स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर का मीन और माइनस मीन का स्क्वायर तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे कि ये तो x बार है, यहाँ पर भी x बार है, लेकिन यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज करी है। तो यहाँ पर जो मीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीन। यहाँ पर मीन रहेगा सिंपल सिग्मा xi बाई n। तो इतना समझ में आया, ये तो हमने स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है, बस fi से pi को रिप्लेस कर देना है, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने x के करस्पॉन्डिंग निकाला था। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें जो वेरिएंस है, ठीक है, तो वेरिएंस में क्या करते हैं, सिंपली हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ऐसा बोल दो। तो स्क्वायर जब हम लगा दे तो उसको बोलते हैं हम वेरिएंस, और ये भी क्या है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। बस डिफरेंस क्या है, रूट इधर था, है ना, इधर था तो इधर पे आ गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वाले के साथ है तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम पी में यूज कर ले, ठीक है, क्या होगा, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा पी आई xi का स्क्वायर, ये क्या है pi प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, x के करस्पॉन्डिंग, और ये क्या है xi जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है उसका वैल्यू, और सिग्मा pi, ठीक है, और सिग्मा pi तो हमने बताया था 1 ही होगा माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो सिग्मा pi है वो कितना होगा 1, तो यहां से आ जाएगा आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, ठीक है, सिग्मा pi xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। और अगर इसी में से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो बस ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना दो, तो सिग्मा का आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं अब, और ये ऐसा वैसा एग्जांपल नहीं है, ये जेईई मेन 2021 में पूछा जा चुका है। तो बोला गया है लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इफ द मीन ऑफ x इज 2.3 एंड वेरिएंस ऑफ x इज सिग्मा स्क्वायर, देन 100 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहां पर हमसे सिग्मा स्क्वायर बोला गया है, वेरिएंस है, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर पूछा गया है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर मीन्स इसका वेरिएंस कैसे आएगा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन कितना होगा, यहां पर हमें जो x है उसका स्क्वायर लेना होगा, और यहां पर p भी है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा आएगा मीन, जैसे हमने यहां पर देखा था, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर स्क्वायर क्या होगा, यह आ जाएगा 4, ये 1, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 36, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन तो हमें गिवन है 2.3, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि a और b है जिसकी हमें वैल्यूज नहीं पता है,
ठीक है। तो अगर वैल्यूज ही नहीं बताए तो हम एक न्यूमेरिकल आंसर कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर यहां से सिग्मा स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिएगी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 इक्वेशन कहां से आएगी? एक तो आ जाएगी हमारे मीन से, हमें बताया कि भाई मीन ऑफ एक्स इज 2.3। तो मीन क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 इक्वल्स टू पी आई कितना है, ये वाला, और एक्स आई है ऊपर वाला, तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा -2/5 और माइनस ए, और उधर पे 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1, वो भी प्लस का, और ये आ जाएगा प्लस 4/5, और लास्ट में है 6b, ठीक है। तो प्लस में 6b। अब देखो ध्यान से, यहां पर -2/5 है, यहां पर +4/5 है, तो ये बन जाएगा +2/5, और +2/5 कितना हो जाएगा? 0.4, ठीक है। तो 2.3 और 0.4 को इधर ले आएंगे तो -0.4, और 1 को भी इधर ले आएंगे तो -1 इक्वल्स टू, इधर पे बचेगा 6b माइनस ए, ठीक है। तो इसको अपोजिट साइड में लिख रहा हूं मैं, बेसिकली रिवर्स करके, है ना। तो 6b माइनस ए कितना हो जाएगा? 2.3 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 1.9, और -1 तो ये हो जाएगा 0.9, जिसको हम लिख सकते हैं 9/10, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर हमें मिल गया। अब ये तो हमारी एक इक्वेशन बनी ए और बी में। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? ध्यान से देखो, हमने बताया था कि जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनका समेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बहुत अच्छे से बताया था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा पी आई इक्वल टू 1, तो इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस ए प्लस 1/3, और आगे क्या है? 1/5 प्लस b इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1, और यहां पर भी क्या है? 1/5 कितना हो जाएगा? 2/5, तो इन सबको उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3, तो यहां से 15 एलसीएम, तो 15 माइनस ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 5, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 5 11, तो ये आ जाएगा 4/15, और ये क्या है? a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे, तो यहां पर माइनस ए है, यहां पर प्लस ए है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल, तो यहां पर बन जाएगा 6b, और ये हो जाएगा b 7b इक्वल्स टू, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये है 9/10, और नीचे है 4/15, ठीक है। तो यहां से हमारा b का वैल्यू आ जाएगा, और फिर a का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आएगा देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 27 प्लस 8, तो 35/30 इक्वल्स टू 7b। 7 से 35 कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से 36 कैंसिल 6 टाइम्स, तो b आ गया आपका 1/6। अब a की वैल्यू क्या आएगी? अब a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो b का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका, या इस वाले में पुट कर दो बेटर, क्योंकि ये 6b है। तो 6b, अगर 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, 6b मीन्स 1, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 माइनस a इक्वल टू 9/10, तो a उधर ये इधर, तो a आ जाएगा 1 माइनस 9/10 विच मीन्स 1/10, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। इसी की हेल्प से अब हम सिग्मा स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है? 1/10, और b का वैल्यू कितना है? 1/6। अब ध्यान से करना है हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन विद p, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो तो 1 ही हो जाता है ना। हमने यहां पर देखा था सिग्मा पी आई इक्वल टू 1। तो चलिए करते हैं, सिर्फ इनका मल्टीप्लीकेशन करना है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, ठीक है। तो 1/5 इंटू 4 4/5, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1/10, 1/3 इंटू 9 तो 3, प्लस ये आ जाएगा 16/5, और ये आ जाएगा 1/6 इंटू 36 6, माइनस मीन का स्क्वायर विच इज 2.3 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर इनको सोल्व कर लेते हैं,
तो ये है 4/5, 16/5, तो ऐड करेंगे तो 20/5 विच मीन्स 4 बचेगा और ये आ जाएगा 6 और 3, तो 4 6 10 3 13, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 1/10 माइनस इसको भी लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर, है ना, 2/3 है ना, 2/3 को 2.3 को लिख सकते हैं 23/10 और वही यहां पर लिख दिया है मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर बनेगा 131 माइनस 23 का कितना हो जाएगा 529/100। ठीक है, अब इसमें भी एक ऊपर 0 एक नीचे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 100 ये भी 100, तो 100 हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम और इसमें से इसको घटा के कितना बचेगा, ये चल रहा है सिग्मा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1781। ठीक है, तो 100 सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 781। बस यही आंसर आपको यहां पर लिख देना है और आपके 4 मार्क्स क्लियर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों कंबाइन करके कुछ कंसेप्ट बनता है जो बहुत ही पूछा भी जाता है और बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें मीन ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे हमने क्वेश्चंस में भी देखा यहां पर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात करें बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q और नंबर ऑफ ट्रायल्स और R सक्सेसेस, ठीक है, वो सब आपको याद आ गया होगा। तो यहां पर अगर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उस तरीके टेबल है, तो उसका मीन अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, सिंपली n इंटू P, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सिंपल सा है। अब वेरिएंस ऑफ बीपीडी क्या होगा, NPQ, ठीक है, बस इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से भी मल्टीप्लाई करना है तो वेरिएंस का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतना सिंपल सा फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं मीन ऑफ बीपीडी का प्रूफ और वेरिएंस का आप कर सकते हो सिमिलर टू मीन ऑफ बीपीडी। तो यहां पर बहुत ही बेसिक चीज है क्या, बायनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जैसे xi है उसका r है, ठीक है, तो हमने जब बायनोमियल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला देखा था तो वहां पर देखा था कि अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल r के लिए एग्जैक्टली r सक्सेसेस के लिए हम क्या लिखते हैं, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, आपको याद होगा। तो प्रोबेबिलिटी ये होगी एग्जैक्टली r सक्सेसेस के लिए। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे जहां पर r इक्वल टू 0 के लिए, r इक्वल टू 1 के लिए, r इक्वल टू 2 के लिए हमने वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखा था। अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो बायनोमियल का जो फॉर्मूला था उसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो मीन होगा, हम बात कर रहे हैं मीन ऑफ बीपीडी की, तो मीन कितना आएगा, x बार इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो यहां पर जो सिग्मा पी आई है हर एक के करस्पॉन्डिंग यही फॉर्मूला लगेगा पी आई के लिए, है ना, एक्स आई इक्वल टू आर। तो पी आई के लिए लिख देते हैं हम एन सी आर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर आर, और मल्टीप्लाई में एक्स आई है, दैट मीन्स एक्स आई का वैल्यू आर है, तो आर 1 2 3 0 से भी स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आर हमने लिख दिया, ठीक है। और आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर n तक, क्लियर है इतनी बात। तो कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज, तो इस तरह का वैल्यूज तो हमने बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर में भी देखा था, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके कुछ वैल्यूज निकालना भी सीखा था। तो चलिए यहां पर भी करते हैं। तो x बार क्या हो जाएगा, जो ये NCR है और ये जो R है, ठीक है, R के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो R को एलिमिनेट करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। हमें पता है कि जो NCR है उसको हम लिख सकते हैं n बाई आर इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, क्लियर है इतनी बात। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था, तो इसको हम वही लिखने की कोशिश करेंगे। उससे होगा क्या कि R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सिग्मा R इक्वल टू 0 टू n, और R को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं R, और NCR को वो लिखेंगे, तो n बाई आर इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। और जो बाकी है उसको ऐसे ही लिख देंगे P की पावर R इंटू Q की पावर R, ठीक है। तो यहां से बेनिफिट क्या हुआ, R से R कैंसिल, n आ जाएगा बाहर,
क्योंकि n अब r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो कांस्टेंट नंबर है। तो n बाहर आ गया, सिग्मा के अंदर है r इक्वल टू 0 टू n, ये बन गया है n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब देखो यहां पर जो q की पावर r है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जितना n सी आर, जो ये r है उतना ही p के ऊपर जाता है पावर, ठीक है, कि n में से जितना टाइम सक्सेस चाहिए उतना ही प्रोबेबिलिटी के, है ना, p की पावर में जाएगा वो। तो यहां पर भी देखो कि यहां पर r माइनस 1 है तो p की पावर में भी हम r माइनस 1 रखने की कोशिश करेंगे, उससे एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट बनेगा। तो p की पावर 1 अलग और p की पावर r माइनस 1, तो ये क्या है, बेसिकली ये p की पावर r ही लिखा हुआ है ना, बट हमने एक पावर अलग कर ली और p की पावर r माइनस 1 अलग कर लिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, p भी अब क्या बन गया, एक कांस्टेंट वैल्यू जो r पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अदर p r पे डिपेंड कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम बाहर ले आएंगे, है ना, सिग्मा के बाहर ला सकते हैं जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो देखो np तो अलग से आ गया, वही हमारा मीन था, तो थोड़ा सा अच्छा तो फील हो रहा है। और सिग्मा के अंदर क्या क्या बचा, ध्यान से देखो, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 सी r माइनस 1 इंटू p की पावर r माइनस 1 इंटू q की पावर r, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतने ही पार्ट को मैं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस q की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो जो p प्लस q की पावर n माइनस 1 का अगर आप एक्सपेंशन लिखोगे बाइनोमियल थ्योरम में जो हमने सीखा था, तो उसमें ऐसी सिग्मा के साथ हम लिखते थे, ठीक है, n माइनस 1 सी r माइनस 1 p की पावर पे r माइनस 1 और q की पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली वही लिखा हुआ है और हमें पता है कि जो p प्लस q है वो क्या होता है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और हमने बताया था कि p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 की पावर n माइनस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमेशा 1, ठीक है। तो यहां से जो x बार इक्वल टू np इंटू दिस है, ये तो 1 ही बन गया है, ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट x बार इक्वल टू np। तो ये आ गया है आपका मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज np। और वेरिएंस के अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी कुछ इस तरीके से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसमें आप फॉर्मूला लगाओ, पी सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, मीन तो अब हमने निकाल ही लिया, तो माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो उसको भी आप बेसिक बाइनोमियल थ्योरम के अगर कंसेप्ट्स यूज करेंगे तो वहां पर भी आप एनपीक्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस थोड़ा सा फील आने के लिए हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, देखो आप कितना इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर है हमारे पास let x be a random variable having binomial distribution b 7, p। तो यहां पर मैंने बताया था b n, p भी लिखते हैं हम, तो n की जगह क्या, ये 7 क्या है, n इक्वल टू 7 मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है 7 टाइम्स। क्लियर है इतनी बात। अब p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। If px equals to 3 equals to 5 into px equals to 4, then the sum of the mean and the variance of x। तो यहां पर हमें वेरिएंस और मीन का समेशन बताना है, ठीक है। तो समेशन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, और मीन और वेरिएंस का समेशन क्या होगा, मीन हमने देखा अभी एनपी प्लस वेरिएंस हमें पता है एनपीक्यू। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से अगर हम np कॉमन ले ले तो ये बचेगा 1 प्लस q, बट हमें p और q का वैल्यू तो पता ही नहीं है, n का वैल्यू सिर्फ पता है विच इज 7। उसके लिए उन्होंने एक अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में ही। तो बोला गया है px इक्वल टू 3 इक्वल टू 5 px इक्वल टू 4, ठीक है। तो px इक्वल टू 3 ये तो हमने सोल्व करना सीखा हुआ है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में। कैसे करते हैं, 7 हमें n का वैल्यू पता है, तो यहां पर लिखेंगे 7c3 इंटू p की पावर, p इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है,
p की पावर 3 into q की पावर n minus 3 which means 7 minus 3 which is 4, 5 into probability of x equals to 4 which will be 7c4 p की पावर 4 into q की पावर 4। क्लियर है इतनी बात। यहां पर आप देखो जो 7c3 है और 7c4 है, तो 7c4 को हम 7c3 भी लिख सकते हैं यूजिंग वन प्रॉपर्टी। अगर आपको याद नहीं है, NCR इक्वल्स टू NCn माइनस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7c7 माइनस 4 विच मीन्स 7c3। तो ये हमारा यहां से कैंसिल हो गया है। अब देखो ध्यान से कि ये p की पावर 3 है, ये p की पावर 4 है और ये q की पावर 4 है, ये q की पावर यहां पर आएगा 3, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम लिखते हैं 7 माइनस 4 का डिफरेंस विच विल बी 3। तो यहां पर आप देखो कि इस q को इधर ले आएंगे तो q की पावर 4 बाई q की पावर 3 इक्वल्स टू, और इसको उधर ले जाएंगे तो 5 इंटू p की पावर 4 अपॉन p की पावर 3। यहां से मिला हमें q इक्वल्स टू 5p, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे कि q और p की तो हमें अलग अलग वैल्यूज चाहिए, तो एक रिलेशन आ गया, बट हमें पता है कि p प्लस q इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। p प्लस q इक्वल्स टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर हम q की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस p, तो यहां पर पुट कर दो 1 माइनस p इक्वल्स टू 5p, ठीक है। ये स्मॉल p आप बना सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 6p और p आ जाएगा आपका 1/6, ठीक है। तो q क्या आएगा, q आ जाएगा 1 माइनस p, 1 माइनस 1/6 विच विल बी 5/6, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस तो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे p और q कैलकुलेट करना था, और बस जो क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली में वो तो बहुत ही आसान है। 7 की जगह है ना, n की जगह 7, p की जगह कितना 1/6 इंटू 1 प्लस q, तो 1 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7/6 इंटू, यहां से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 11/6 विच विल बी 77/36, ठीक है। विच विल बी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है अ बॉक्स कंटेन्स 15 ग्रीन एंड 10 येलो बॉल्स इफ 10 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन 1 by 1। तो 1 by 1 क्यों, क्योंकि हमने एक निकाला और इंपॉर्टेंट है विद रिप्लेसमेंट। तो निकाला फिर डाला, फिर निकाला फिर डाला, दैट मीन्स हमारा जो सैंपल स्पेस है, जब हम हर एक ट्रायल में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, तो हर एक ट्रायल का प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सैंपल स्पेस सेम रहेगा तो हर बार सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगा हर एक ट्रायल का। देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन इज। तो यहां पर हमारे पास एक बॉक्स है, तो चलिए बॉक्स बना लेते हैं। बोला गया है इसमें 15 ग्रीन बॉल्स है, 10 येलो बॉल्स है, ठीक है। और पूछा गया है वेरिएंस किसका, ग्रीन बॉल्स का। तो ग्रीन बॉल्स का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही हमारा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। कि ग्रीन बॉल्स को ड्रॉ करना है, वही हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहां पर ग्रीन बॉल्स है 15 और टोटल बॉल्स है 25, तो ये आ जाएगा आपका 5 से डिवाइड करके 3/5। और क्यू मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ग्रीन बॉल नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वो हो जाएगा येलो बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी, और यहीं से कैलकुलेट करो 1 माइनस p, तो ये आ जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो p भी आ गया है, q भी आ गया है, और n कितना है हमारा, n हमें पता ही है। A box contain this if 10 balls are randomly drawn, ठीक है। तो जितनी बार निकाला गया मीन्स जितनी बार ट्रायल्स हुआ, तो वही आ जाएगा आपका n का वैल्यू। और बस हमसे पूछा गया वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर लिख दो या फिर वेरिएंस पूरा ही लिख दो, इक्वल्स टू कितना होता है NPQ, सिंपल सा फॉर्मूला। तो n है हमारा 10, p कितना है 3/5 और q है हमारा 2/5, ठीक है। तो 5 से 10 गया 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 12/5। तो वेरिएंस ऑफ ग्रीन बॉल्स आ गया आपका 12/5, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव सोल्व करेंगे, तब तक लर्न हाउ पे बने रहिए, क्योंकि लर्न हाउ पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।